सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज़ ये वीडियो एक क्विक वीडियो होने वाला है जिसके अंदर यहाँ पर देखो कल तुम्हारा आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स का बोर्ड एग्जाम है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तुम्हारा यहाँ पर जितना भी एमसीक्यूज़ है सारे चैप्टर्स का मिलाकर हिस्ट्री सिविक्स सब कुछ मिलाकर 60+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेकर डिस्कस करने वाले। देखो ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें पता होगा कि पैटर्न यहाँ पर चेंज हुआ है। अभी तुम्हें काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ में एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वो सारा टाइप का एमसीक्यूज़ इंक्लूडेड है, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से कुछ आ सकता है। यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो लोग यहाँ पर ई बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं तुम लोगों के लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुम्हारा यहाँ पर सारा कुछ रिविजन करने वाले हैं हम लोग एमसीक्यूज का। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले देखो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट पार्ट 1 में एमसीक्यूज रहता है। पहला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। इनकरेक्टली लिखा है, करेक्टली नहीं लिखा है, तो कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट है तुम्हारा बजट सेशन फरवरी एंड मार्च, फरवरी टू मार्च, ये करेक्ट है। मॉनसून सेशन लिखा हुआ है जुलाई टू अगस्त, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। विंटर सेशन देखो यहाँ पर लिखा है दिसंबर टू जनवरी, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बिकॉज दिस इज इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ पर देखो तुम्हारा विंटर सेशन जो होता है वो किसके कौन कौन से मंथ्स में होता है। यहाँ पर तुम्हारा विंटर सेशन होता है नवंबर टू दिसंबर होता है। यहाँ पर विंटर सेशन गलत लिखा है, सो दिस इज इनकरेक्टली मैच्ड। मूविंग अहेड टू सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एज पर द कैंडिडेट डिटेल्स गिवन एज बिलो। यहाँ पर कैंडिडेट देखो, कैंडिडेट का नाम WXYZ है, एज दिया हुआ है सबका और यहाँ पर अदर डिटेल्स दिया हुआ है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो। सेलेक्ट द पर्सन विच डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो कौन सा ऐसा पर्सन है विच डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए कौन एलिजिबल नहीं है मेंबर बनने के लिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पर तुम्हारा एक क्वालिफिकेशन राज्यसभा मेंबर के लिए होता है। यहाँ पर देखो ये जो सारा एज है, सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर जो तुम्हारा क्वालिफिकेशन है उसके अंदर राज्यसभा का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ही और शी मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। तो 30+ है सारा, 30 या फिर 30+, 25 कम है। सो कैंडिडेट W इज नॉट एलिजिबल, डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, so W is there in option A. Option A is correct. Moving ahead to next question number 3. If the office of the president falls vacant and the vice president is also not available, then who among the following will act as the president? तो यहाँ पर तुम्हारा कौन होगा president? Here the right option is option number C. The Chief Justice of India will act as a president in case if the president falls vacant and vice president is also not available. So ये यहाँ पर तुम्हारा होगा option number C is correct. Moving ahead to question number 4. Question 4 क्या है, when the Supreme Court advise the president in any matters relating to public importance or any question of law whenever asked, it falls under which jurisdiction of Supreme Court. तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन ही देख लो, तुम्हारा यहाँ पर लिखा है when the Supreme Court advise कर रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा advisory jurisdiction होना चाहिए। So here option number A is correct, advisory. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। आई होप यू नो द कॉम्पोजिशन ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। लोकसभा का यहाँ पर कॉम्पोजिशन क्या होगा, राइट ऑप्शन। यहाँ पर फर्स्ट है P इज 530 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट, दिस इज राइट। और यहाँ पर 20 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होना चाहिए, PNR ऑप्शन नंबर C में। सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, PNR 530 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट एंड 20 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, PNR। इस टाइप का तुम्हारा एनालिटिकल क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द मिनिस्टर्स इज डिबेट फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द कैबिनेट मीटिंग्स, मीन्स नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द कैबिनेट मीटिंग्स जनरली। तो यहाँ पर तुम्हारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, दे आर डेफिनेटली द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स, तो ये लोग को अलाउ किया जाएगा। डेप्यूटी मिनिस्टर, ये तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट बिकॉज ये तुम्हारा जूनियर मिनिस्टर होता है, राइट। दे आर द जूनियर मिनिस्टर्स एंड ये यहाँ पर सीनियर मिनिस्टर नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 now. Read the two statements given below about the Rani Lakshmibai and select the option that shows the correct relationship between A and B. So something related to Rani Lakshmibai question में आगे होने वाला है। तो पहला देखो A क्या है, when the ruler of Jhansi died in 1853 leaving no heir, the widowed Rani was pensioned। और B लिखा हुआ है the son
आनंद राव बिकेम द लॉफुल सक्सेसर टू द थ्रोन। और यहाँ पर बी कॉन्ट्राडिक्ट्स ए होगा, या फिर बी इज़ द रीज़न फॉर ए, या फिर ए इज़ ट्रू बट बी इज़ नॉट ट्रू, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर तुम्हारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन 7। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। A is true but B is false. This is true because ruler of Jhansi, that is Rani Lakshmibai, died in 1853. This is right, leaving no heir. The widowed Rani was pensioned. So A is true but B is false. So ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। मतलब लाइन से करना है, जो सबसे पहले हुआ, अर्ली हुआ मतलब पहले हुआ, वो तुम्हें फर्स्ट में रखना है, और जो लेटेस्ट मतलब अभी बाद में हुआ तो वो लेटेस्ट बन गया। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर अरेंज करना है। तो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट देखो, Clement Attlee's deadline for India's independence, then direct action day proclaimed by Jinnah, Congress-led interim government, and 4 is Mountbatten plan। तो इसका तुम्हारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। फर्स्ट यहाँ पर 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4 1। सो 2 3 4 1 के अकॉर्डिंग पहले ये होगा डायरेक्ट एक्शन डे प्रोक्लेम्ड बाय जिन्ना, देन यहाँ पर होता है तुम्हारा कांग्रेस लेड इंटरिम गवर्नमेंट, उसके बाद होता है यहाँ पर माउंटबैटन प्लान आता है, और उसके बाद क्लीमेंट एटलीस्ट डेडलाइन फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस होता है। तो ये तुम्हारा सीक्वेंशियल ऑर्डर है। इस टाइप का क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट यहाँ पर देखो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिफ्यूज्ड टू grant of pension by the British government। फर्स्ट ऑप्शन है पेशवा बाजीराव 2, बी इज नाना साहिब, सी इज बाजीराव 1 एंड डी इज तांतिया तोप। देखो यहाँ पर तुम्हारा बोला गया हु वाज रिफ्यूज टू ग्रांट परमिशन, इट वाज नाना साहिब। एंड हु इज नाना साहिब, ही इज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव 2। तो ये उसका एडॉप्टेड सन है, मतलब ये इसका फादर है। सो नाना साहिब इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी इन द पिक्चर। देखो यहाँ पर एक पिक्चर है, इसको तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, हु इज दिस मैन। यहाँ पर देखो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, लॉर्ड माउंटबैटन राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दिस इज लॉर्ड माउंटबैटन। डोंट राइट हिटलर, दिस इज नॉट हिटलर, ऑप्शन में हिटलर है भी नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हें पिक्चर देखो आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है, तुम्हारा लॉन्ग में भी आएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा 11, क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। तो देखो ये ईयर भी कुछ करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो तुम्हारा यहाँ पर इनकरेक्ट पेयर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1916 का खेदा सत्याग्रह। ये तुम्हारा करेक्ट डेट नहीं है, ये तुम्हारा होता है 1918 में, 1918 में होता है। और यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या लिखा है 1916, सो दिस इज इनकरेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ बुक रिटन बाय लाला लाजपत राय। तो नॉट अ बुक रिटन, तो यहाँ पर तुम्हारा देखो यहाँ पर यंग इंडिया, वेयर इज यंग इंडिया, द कॉल टू यंग इंडिया, ये लिखा था उसने। इंग्लैंड्स डेथ टू इंडिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये भी तुम्हारा लाला लाजपत राय ने लिखा था। लेकिन लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, दिस इज नॉट रिटन बाय लाला लाजपत राय। तो नॉट अ बुक रिटन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और ये बुक को किसने लिखा था, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, टू हिज डॉटर, और डॉटर कौन थी, इंदिरा नेहरू। तो याद रखना। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज टू डिवाइड द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। सो दिस वाज द मेन नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, moving ahead to the next question, that is question number 14. So question 14 is the non-permanent members of the Security Council are elected by the members of General Assembly. Option number A is correct, for a period of how many years, 2 years, with 5 replaced each year. So this is the right option. Moving ahead to question number 15. Question number 15 का question है, which of the following military alliances of the Cold War era belong to the capitalist bloc। तो यहाँ पर तुम्हारा NATO भी होगा, CATO भी होगा, CENTO भी होगा। So option number D is correct, all of the above or all of these। Next यहाँ पर तुम्हारा question number 16 देखो, question 16 क्या है, identify the founders of NAM। Founders of NAM देखो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फाउंडर्स ऑफ NAM कौन कौन है, नासिर, टीटो एंड नेहरू। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, चर्चिल नहीं था। देन यहाँ पर ये दोनों करेक्ट है, बट स्टालिन नहीं था। इधर टीटो राइट है, लेकिन ये सब नहीं था। सुकामो नहीं था, सुकार्नो था।
नेक्स्ट मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू का जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द पासिंग ऑफ अ बिल इन द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर तुम्हें अरेंज करना है, जबकि कोई भी बिल पास होता है पार्लियामेंट में तो उसका सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, लेट मी टेल यू द राइट आंसर फर्स्ट। यहाँ पर तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CADB। सी मतलब जब भी कोई बिल पास होता है, सो फर्स्ट अ मिनिस्टर इंट्रोड्यूसेस द बिल, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, दिस इज वन, बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर। सेकेंड क्या होता है पार्लियामेंट का, यहाँ पर तुम्हारा ए है, ए मतलब आफ्टर इट इज़ इंट्रोड्यूस देयर इज जनरल डिस्कशन इन द हाउस। तो यहाँ पर जनरल डिस्कशन होता है आफ्टर द पासिंग ऑफ द बिल, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। नेक्स्ट यहाँ पर डी होगा, द प्रेसिडेंट कॉल्स अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर जॉइंट सिटिंग होता है नंबर 3 में। और फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में तुम्हारा प्रेसिडेंट्स एसेंट, मतलब प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है और बिल पास हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ये तुम्हारा फोर्थ स्टेप होता है। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया, गो थ्रू कर लेना। देखो एग्जाम में अगर कुछ भी ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक अगेन टेबल दिया हुआ है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर भी तुम चेकआउट कर सकते हो, उसका भी क्वेश्चन गो थ्रू कर लेना, देख लेना। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा यहाँ पर कैंडिडेट्स का सपोज नाम है WXYZ करके डिनोट किया गया है, सबका एजेस है और अदर डिटेल्स है। हमें यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट द पर्सन हु फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला क्या है, ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। यहाँ पर देखो वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्वालिफिकेशन के अंदर नहीं आता है। तो ऑल्दो एज यहाँ पर मीट करे, मे बी एज रिक्वायरमेंट मीट कर रहा हो लेकिन एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एज तुम देख सकते हो 25, तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा। और क्वालिफाइड ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर तुम्हारा एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तुम्हारा यहाँ पर बुक में मैंशनड है कि यहाँ पर ही और शी शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। सो क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा इस पर्टिकुलर ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है जेड के लिए। और एज भी यहाँ पर मीट कर रहा है, एज रिक्वायरमेंट भी, तो तुम्हारा जेड राइट हो जाएगा। राज्यसभा का नहीं होगा मेंबर, लोकसभा का होना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा ये वाला मैच कर रहा है, जेड इज देयर इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी डिसमिस्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव टेन्योर इफ दे लूज द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लोकसभा। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, डैश इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। फिफ्थ one is identify the circumstances when the president can appoint the prime minister using his or her discretionary powers. So यहाँ पर तुम्हारा जो right option होगा, right option will be P and Q. If no party gains majority and if the prime minister has lost the confidence of Lok Sabha, then president can appoint the prime minister using his or her discretionary powers. So option B is correct, याद रखना P and Q होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, how long can the Rajya Sabha retain the money bill sent by the Lok Sabha? So for a period of 14 days तुम्हारे बुक में mentioned है, फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज। तो यहाँ पर वीक्स करके दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। तो 14 डेज कितना वीक होता है, 7 + 7 इज 14। वन वीक में 7 डेज होता है, 2 वीक्स में 14 डेज। सो 2 वीक्स, ऑप्शन नंबर 2 इज बी इज करेक्ट, 2 वीक्स। सो याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, Question 7. Read the two statements given below and select the option that shows the correct relationship between A and B. So A and B का correct relationship बताना है। First वाला क्या है? With the establishment of British rule, the Indian handicraft industry was ruined. The British trade and tariff policies contributed a lot to this. तो यहाँ पर तुम्हारा ये जो 2 सेंटेंस दिया हुआ है, अब यहाँ पर तुम्हें क्या बोलना है, रिलेशनशिप बताना है। तो तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, option B. B is the reason for A. So the British trade and tariff policies contributed a lot to this. तो इसका reason क्या है, with the establishment. So these are interrelated. B is the reason for A. So ये तुम्हारा right option होगा, एक बार go through करना। Next यहाँ पर question देखो, question number 8. Who among the following as per the given excerpt were blamed by the Hitler for the defeat of Germany in World War I? तो यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा ज्यूज, दे वर ब्लेम्ड। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो तुम्हारा लिटरेचर में भी ज्यू था, शाइलॉक। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, सतारा, झांसी एंड नागपुर एंड संबलपुर वेर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट states annexed owing to the
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फर्स्ट चैप्टर में था तुम्हारा। अगर तुमने अच्छे तरीके से पॉलिसी पढ़ा है तो इसके अंदर कुछ स्टेट्स तुम्हारे बुक में मेंशन्ड है, सतारा, झांसी, नागपुर एंड संबलपुर। दे आर इंपॉर्टेंट स्टेट्स दैट वेर एनेक्स्ड by Lord Dalhousie in the policy of doctrine of lapse. So B is correct. Next question, question number 10, which of the following details about the given leader is incorrect? Refer to the image. तो ये image है और इसके बारे में who is this man first of all, कौन सा political leader है? This is गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अब क्वेश्चन में क्या मेंशन है देख लो, पिक्चर मैंने तुम्हें बता दिया क्या है। अब यहाँ पर इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट है ही इज़ अ मेंबर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी हु इज़ क्रेडिटेड विद एस्टैब्लिशमेंट, ये राइट है। डेक्कन एजुकेशन सिस्टम का मेंबर है। ही फाउंडेड दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन पुणे, येस। ही प्रिसाइडेड ओवर द बनारस सेशन, येस, दिस इज ऑल्सो राइट। लास्ट वाला है ही रोड द बुक टाइटल्ड Poverty and Un-British Rule in India. This book, if you remember, it was written by Dadabhai Naoroji. It was written by Dadabhai. So यहाँ पर तुम्हारा दादाभाई नौरोजी ने लिखा था, यहाँ पर तुम्हारा Poverty and Un-British Rule in India. So यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? This one, option number D. Moving ahead to next question, question number 11. Question 11 है the Khilafat movement was started under the leadership of Ali brothers. So option A is correct. Number 12, identify the famous slogan given by सुभाष चंद्र बोस। देखो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तुम लोग कमेंट करके बताओ। लास्ट वीडियो जो कि मैंने हिस्ट्री का वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंट स्लोगन्स, उसके अंदर हमने एक चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि ये वाला किसने बोला था, किसका फेमस स्लोगन था। और यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, सुभाष चंद्र बोस, इसका फेमस स्लोगन क्या था? गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next one, question number 13. The interim government at the center was formed in 1946. 1946 after the visit of cabinet mission. It is not before the visit, it is after the visit. So B is correct. Next one, question number 14. Which of the following groups of European countries remained neutral during the Second World War? So it is Switzerland, Sweden, Portugal and Turkey. They remained neutral. So option A is correct. Next है यहाँ पर तुम्हारा question number 15. Dash surrender to the Allies in August 1945. If you remember, यहाँ पर क्या हुआ था? There was bombing of Hiroshima and Nagasaki. तो यहाँ पर तुम्हारा जापान में हुआ था, जापान हैड टू सरेंडर टू द एलाइज। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 16, क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द Belgrade Conference 1961 is associated with the first summit of NAM. The Bandung Conference marked the first concrete expression of Afro-Asian unity. तो यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव वंस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये दोनों में से कौन सा है, ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। डी इज राइट, नाइदर वन नॉट टू, मतलब दोनों ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट MCQ। यहाँ पर देखो थर्ड सैम्पल पेपर का क्वेश्चन, फर्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू कोरम। कोरम देखो 1/10 होता है, 1/10 मेंबर। आई होप यू नो दिस, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, 1/10। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट देखो, अ कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट आफ्टर अ मीटिंग बिफोर अ मीटिंग इज अलाउड टू बिगिन। तो ये तुम्हारा राइट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओनली ए। सारा तुम लोग एक बार रीड कर लेना, मैं तुम्हें आंसर बता दे रही हूँ, ओनली ए राइट है। लेट्स डिस्कस क्विकली नंबर 2। यहाँ पर तुम्हारा डिटेल्स दिया हुआ है, कैंडिडेट्स नेम ABCD करके WXYZ करके दिया हुआ है, यहाँ पर डिटेल्स है। टू विच ऑफ द डिग्नेटरीज द प्रेसिडेंट, स्पेलिंग गलत है देख लेना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेंडर हिज और हर डेजिग्नेशन। सो यहाँ पर तुम्हारा जो राइट ऑप्शन होगा, इसका तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो यहाँ पर तुम्हारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ओथ ऑफ ऑफिस,
So option number B is correct. Question number 4 dash deal with assessment, collection and keeping of land records dealing with land revenue. So court of revenue obviously because land revenue से related है. So courts of revenue, option number C will be correct. Next question number 5 now. Question 5, identify the qualifications required for a person to be appointed as a high court judge. Should be Indian citizen, this is right. Should have held a judicial office in India for at least 10 years. नेक्स्ट है तुम्हारा ये भी राइट है. नेक्स्ट है शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट. देखो हाई कोर्ट का ही जज है तो हाई कोर्ट में एडवोकेट नो, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी. फिर नेक्स्ट है तुम्हारा आर शुड हैव बीन एन एडवोकेट इन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years. एंड यहाँ पर तुम्हारा एस क्या है, शुड बी मोर देन 62 years ऑफ एज. यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन कौन सा है, राइट ऑप्शन विल बी पी क्यू एन आर. पी क्यू एन आर ऑप्शन नंबर ए में है. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ ऑल्सो राइट. पर ये वाला गलत है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए. क्वालिफिकेशंस अगर तुमने पढ़ा है तो तुम इसको आंसर कर पाओगे. नेक्स्ट है 6, इन अ फेडरल स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. मैटर्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ पावर्स आर नोन एज. So not included in the division of powers, these matters they are known as residuary powers. So option number D is correct for question number 6. Question 7, read the two statements given below about the NAM and select the option that shows the correct relationship between A and B. तो यहाँ पर first तुम्हारा जो right option है, let me tell you the right option. It is B. B is the reason for A. That means this Jawaharlal Nehru came with the name NAM. Non-aligned. This is the reason why Jawaharlal Nehru was the main protagonist behind the idea of non-aligned. Next, question number 8 now. Question 8 का question क्या है, the dash appointed in 1852 in Bombay confiscated as many as 20,000 estates. This drove the landed, देखो इनाम कमीशन एंड confiscation of land. तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर से रिवोल्ट ऑफ 1857 और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ये तुम्हारा बेसिकली लैंड से रिलेटेड है. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 9 क्या है, द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स अफर्म्ड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम, पोलैंड, जेकोस्लोवाकिया. सो ऑल इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. सो डी विल बी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है तुम्हारा पिक्चर देखो दिया हुआ है, आइडेंटिफाई दिस बिल्डिंग एंड व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर. देखो बिल्डिंग यहाँ पर है, ये तुम्हारा आईसीजे का बिल्डिंग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 9 years. तो यहाँ पर तुम्हारा बी इज़ राइट, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इसके साथ साथ देखो यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, सारा कुछ देख लेना, सबका फुल फॉर्म, सबका यहाँ पर लोगो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट. तुमने पढ़ा होगा, बी होगा राइट. 12, नो अपील नो दलील नो वकील. वॉज द स्लोगन रेज्ड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट. सो इट वॉज अगेंस्ट रॉलेट एक्ट. देखो यहाँ पर एक्ट मैच कर गया, इतना ही तुम्हें समझ में आ जाएगा. सो रॉलेट एक्ट इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 13, who was the Prime Minister of UK at the time of India's independence? So option number C will be right. Clement Attlee was the Prime Minister of UK at the time of India's independence. Next यहाँ पर question number 14, British and French policy of appeasement. Appeasement किसने यहाँ पर introduce किया था, हिटलर ने. हिटलर कहाँ का है, जर्मनी का. सो यहाँ पर जर्मनी के लिए बेसिकली. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यूएनओ फॉर्म्ड ऑन. यूएनओ वाज फॉर्म्ड ऑन. यूएनओ का डेट आई होप तुम सभी को पता होगा. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, WW1. इसका भी तुम्हें यहाँ पर कौन सा पीरियड में यहाँ पर फाइटिंग हुआ था, वॉर हुआ था, और कौन सा पीरियड में यहाँ पर भी वॉर हुआ था, तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए. तो यहाँ पर इसका तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. October 24, 1945 यूएनओ वाज फॉर्म्ड. और यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. 16 क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी,
Panchsheel principles were enunciated by India in association with which of these countries? देखो पंचशील ये टॉपिक लास्ट ईयर रिमूव हुआ था, लेकिन इस बार यहाँ पर न्यूली इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, मतलब पहले हटा दिया गया था, लास्ट टाइम नहीं था, इस टाइम फिर से आ गया है। तो ये यहाँ से पंचशील का तुम्हें 5 प्रिंसिपल्स, व्हाट इज पंचशील, और इसका यहाँ पर तुम्हें 5 प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए। एक बार बुक गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। सो यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा चाइना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पर देखो क्वेश्चन जल्दी हम लोग क्विकली डिस्कस करते हैं, खत्म करते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? सो हियर प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, दे आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बी इज राइट। नाउ 2 का क्वेश्चन क्या है? 2 का क्वेश्चन है एज पर द गिवन डिटेल्स, देखो ये आर्टिकल है, ये डिटेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ वाइस प्रेसिडेंट? देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आएगा, कोई भी इतना नहीं पढ़ता डिटेल में, तो इसको एक्सक्लूड करो। सैम्पल पेपर में था तो यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ एम्पावर्ड टू इस्टेब्लिश द हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड द यूटीज़ मीन्स यूनियन टेरिटरीज? सो यहाँ पर तुम्हारा आंसर होगा राइट ऑप्शन विल बी पार्लियामेंट, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, the High Court can examine any laws issued by the state legislature. It is defined as original jurisdiction. देखो ये लॉन्ग पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिस्डिक्शन। ये तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट से भी आने का चांसेस है, हाई कोर्ट से भी आ सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है तो एक बार ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन अच्छे से गो थ्रू करना, रिवाइजरी, एडवाइजरी जितना भी है तुम्हारा बुक में। वाई सुप्रीम कोर्ट इज़ नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। फिर जाकर रिट्स देख लेना, यहाँ पर हेबिस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोरारी, कोवेरेंटो, ये सारा रिट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तुम्हारा 5, आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट। तो यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन, लेट मी टेल यू द राइट ऑप्शन फर्स्ट, इट विल बी ओनली एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो यहाँ पर ओनली एस देख लो, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स है, ये 3 ही मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर, और ये अलग अलग यहाँ पर जो मिनिस्टर्स है सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, बट दिस इज राइट, सो ओनली एस विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टेरियल कैटेगरीज इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग कैबिनेट मीटिंग्स? तो यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये हमने एक बार और भी डिस्कस किया था अभी पहले, थोड़ी देर पहले। ये तुम्हारा जूनियर कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स है। तो यहाँ पर जो सीनियर कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये लोग यहाँ पर अटेंड करते हैं जितना भी कैबिनेट मीटिंग्स होता है। नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हारा नंबर 7, रीड द 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो अबाउट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। फर्स्ट है, अ वीटो राइट इज ग्रांटेड टू अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएन टू रिजेक्ट अ रेजोल्यूशन if at least 2 members uses its veto power against the resolution it cannot be adopted। तो यहाँ पर जो तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा, इसका तुम्हारा राइट ऑप्शन है नंबर सी इज़ राइट, ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। दैट मीन्स ये वीटो वाला, ये फर्स्ट वाला राइट है, बट दिस इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 क्या है, क्वेश्चन 8 सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है तुम्हारा सती सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड इन द ईयर 1892, और दूसरा है द विडो रिमैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन 1956। दोनों ही करेक्ट लग रहा है, तो इसका तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, बोथ 1 and 2। सो डेट्स थोड़ा देख लेना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सो बोथ 1 and 2 करेक्ट होगा, तुम्हारा करेक्ट आंसर है। विडो रिमैरिज एक्ट इट वॉज पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग, ये भी याद रखना, लॉर्ड कैनिंग पास द विडो रिमैरिज एक्ट इन 1856। नेक्स्ट है तुम्हारा नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट गांधी जी described as a post dated check? So which event? It is the Cripps mission, so option number B is correct। नेक्स्ट यहाँ पर इट इज़ अ सिंबल ऑफ विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये सिंबल देख लो, तो ये किसका यहाँ पर तुम्हारा सिंबल है, फैसिज्म का सिंबल है। फिर देखो यहाँ पर एक फ्लैग होता है, ऐसा तुम्हारे बुक में था, तो ये किसका, कौन सा फ्लैग है, नाजिज्म, फैसिज्म, नाजिस्ट पार्टी का है कि फैसिस्ट पार्टी का है?
नाजी पार्टी या फैसिस्ट पार्टी, तुम लोग कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्वेश्चन, साइमन कमीशन नंबर 11, साइमन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। सो इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये तुम्हारा राइट ईयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 12, नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12, who was elected as the president of the Indian Independence League in the Bangkok Conference June 1942? It was Rash Bihari Bose. Next 13, question number 13, Lord Mountbatten came to India as viceroy with special instructions to, so special instructions to keep India united if possible. So option number A is correct. Question 14, who among the following initially favored Germany but later on joined the Allies during the World War II? So यहाँ पर तुम्हारा जो right option होगा, this is Russia. So remember this, option number B is correct, USSR. Next तुम्हारा question number 15 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो नॉट अ कॉन्सिक्वेंस बोला है यहाँ पर, तुम्हारा राइट ऑप्शन डी होगा। इन द पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस जापान वाज आस्क्ड टू सरेंडर, इट एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल। सो दिस इज बेसिकली नॉट द कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है फॉर टुडे, लास्ट एमसीक्यू है। हमने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया, तुम्हारा यहाँ पर आई होप अच्छे तरीके से रिवीजन हो गया, जो भी तुमने अच्छे तरीके से अभी पढ़ा था सब कुछ का यहाँ पर तुम्हारा रिवीजन हो गया। इस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेगा। तो क्वेश्चन देख लो, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट was propounded in the wake of which of these international events? So Cold War, option number C is correct। देखो कोल्ड वॉर ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट व्हाट इज़ कोल्ड वॉर तुम्हें पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन देखो ई बुक के अंदर मैंने इंक्लूड कर रखा था कोल्ड वॉर का, तो ये तुम्हें इतना पढ़ लेना है। अगर तुम इतना ये सब कर लेते हो एमसीक्यूज़, तो तुम्हारा यहाँ पर एमसीक्यूज़ अच्छे से प्रैक्टिस हो गया। बिसाइड्स दिस तुम चाहो तो सेक्शन बी पहले कर सकते हो, मतलब तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस तुम पहले कर सकते हो, बाद में तुम यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकते हो टाइम सेव करने के लिए एग्जाम्स में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जाम। थैंक यू। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स बायो केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ई बुक्स इन द सेंस यहाँ पर तुम्हारे पास अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ सको। तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है, और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। तो देखो हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया था, और तुम जाकर पुराना वीडियोस देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया था। सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट। इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर वही पिकअप क्वेश्चन है, वही लिमिटेड क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर लेट मी टेल यू द प्राइस, यहाँ पर प्राइस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स इज 125, फॉर बायो इट इज 148, फॉर केमिस्ट्री इट इज 150, एंड दिस इज 123 फॉर ज्योग्राफी। यहाँ पर देखो यूट्यूब पर अभी काफ़ी सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट एट द एंड अभी यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम दिन भर बैठकर यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखो। अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम है, और तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना है। तो यहाँ पर तुम इस पर्टिकुलर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। अभी तुम्हें एंड टाइम में क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करना है रैदर देन स्टडिंग एंड गोइंग थ्रू द वीडियो लेक्चर्स। और देखो यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर कोर्सेज यूट्यूब पर लॉन्च हो रहा है, डेफिनेटली प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी। और इसके साथ साथ यहाँ पर एट द एंड अभी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करना है फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। और इस पर्टिकुलर ई बुक से अगर तुम प्रिपेयर करते हो, अगर तुम इवन अपना बुक भी फॉलो नहीं करते हो, दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, और यहाँ पर हर एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम यहाँ पर अपना टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ई बुक के अंदर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2024 चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर ला सकते हो इस सारे सब्जेक्ट्स में। तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतना बड़ा चीज़ बोल रही हूँ कि अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सारा क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, तो तुम बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारे सीनियर्स ने, लास्ट बैच के स्टूडेंट्स ने लाया था। तो यहाँ पर देखो तुम्हें लेना कैसे, लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। तो देखो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और आई वॉन्ट टू बाई ICSE ज्योग्राफी ई बुक, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट विच यू वॉन्ट टू अवेल। और देखो अभी यहाँ पर एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है, सो प्लीज डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो डायरेक्टली, यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE ebook, and then I'll tell you the steps how you can avail it, and definitely this is going to help you to score good marks in your ICSE 2024 board exams.